स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग रिवीजन का क्लास ले रहे हैं। बेसिकली क्या है, फास्ट रिवीजन है और साथ ही साथ हम पॉलिटी के जो प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं तथ्य के अलावा कंसेप्ट के आधार पे, क्योंकि हम मेंस पढ़ा रहे हैं। तो मेंस में जो मेंस से क्वेश्चन बन सकते हैं अक्सर यही गलत हो जाते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो इसे जरूर देखिए, और साथ ही साथ जो पीछे अपलोड कर रखे हैं वीडियो, वो उसको भी देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का रिवीजन 8वां लेक्चर देखते हैं। रिवीजन का क्या है 8वां लेक्चर में, तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा जाता है। तो प्री के क्वेश्चन सीधे सीधे यही आता है कि विधायी संबंध कौन से भाग में है संविधान के। तो केंद्र और राज्य का विधायी संबंध भाग 11 में है। कौन से अध्याय में, और थोड़ा टिपिकल बना ले तो क्या होगा, अध्याय 1 में। केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध कौन से भाग में है, तो भाग 11 में है, अध्याय 2 में है। और केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध कौन से भाग में है, 12 भाग में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक, अब विधायी संबंध की बात करें तो विधायी संबंध में क्या होता है कि केंद्र जो बनाता है कानून, वो लागू कहाँ रहता है, संपूर्ण भारत पे लागू होता है, संपूर्ण भारत पे। ठीक है ना। लेकिन अगर राज्य कानून बनाए तो वो कहाँ लागू होगा, सिर्फ प्रांत में लागू होगा या राज्य में लागू होगा। तो ये कौन कौन से पे बनाता है, ध्यान रखना है प्री में। ये संघ सूची पे बनाता है और साथ ही साथ समवर्ती सूची पे बनाता है, समवर्ती सूची पे बनाता है। प्रांत किस पे बनाता है, तो राज्य के विषय पे बनाता है और समवर्ती सूची पे। ठीक, ये सिंपल था। लेकिन अब बोलता है कि क्या वो संसद को क्षेत्रातीत विधायन बनाने की शक्ति है। ऐसा दे दे कि संसद को क्षेत्रातीत, राज्य के क्षेत्रातीत विधायन बनाने की शक्ति नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। शक्ति है, क्षेत्रातीत, राज्य के क्षेत्रातीत विधायन बनाने की शक्ति है। तो क्षेत्रातीत विधायन शक्ति क्या होता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पे जो लागू होता है कानून, उसको क्षेत्रातीत बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पे जो कानून लागू होता है वो कौन बनाता है, संसद बनाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। प्री का क्वेश्चन। अब आते हैं कि विधायी शक्ति में क्या है। 7वां शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है, 7वां शेड्यूल जुड़ा है हमारा शक्ति के बंटवारे से, विभाजन से। तो इसमें संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और समवर्ती आता है। ठीक है। तो मूल संविधान में कितना था, कितनी संख्या थी, और वर्तमान में कितनी संख्या है, ये प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संघ सूची पे विधि कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। मूल संविधान में कितना था, 97 था, अभी कितना हो गया, बढ़ के 100 विषय आ गया है। राज्य सूची पे कौन कानून बनाता है, राज्य बनाता है। कितने मूल संविधान में थे, 66 थे, अभी कितने, 61 हो गए। ठीक है। समवर्ती सूची में कौन बनाता है, तो केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। कितने थे, 47 थे मूल संविधान में, अभी कितने हो गए, 52 हो गए। तो यहाँ से सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग वाला प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे वन और पर्यावरण, ये कैसा है, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची का विषय है तो कौन बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक, मतलब होता है ना कि फंस जाओगे यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज्यादा होगा जब तक ध्यान नहीं दोगे। पहला क्या है कि मान लो कि समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पे सेंटर भी बना दिया, केंद्र भी बना दिया और स्टेट भी बना दिया, दोनों कानून बना दिए, और इसमें विरोधाभास हो गया। तो भैया कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून लागू होगा, सेंटर का लागू हो कि स्टेट का लागू हो। तो यहाँ साफ साफ सेंटर का लागू होगा। लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो स्टेट ने विधेयक प्रस्ताव किया और वो प्रस्ताव पारित हो गया, और गवर्नर ने क्या किया, आर्टिकल 200 के तहत उसको संरक्षित कर लिया राज्य जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पुनर्विचार के लिए, आर्टिकल 200 के तहत। और फिर प्रेसिडेंट क्या कर दे, उस पर सहमति दे दे, तब सेंटर का लागू नहीं होगा, केंद्र का कानून नहीं लागू होगा, तब स्टेट का लागू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, इसलिए बता रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ, ये बोला जाता है कि राज्य विषय पे जो 7वें में राज्य सूची का विषय जो दिया गया है, वो विषय पे संसद कब कानून बना सकता है। तो संसद इन 5 स्थितियों में कानून बना सकता है, और सीधे सीधे ये आर्टिकल पूछा जाता है प्री में। देखो 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा क्या करे, विशेष बहुमत से पारित कर दे, और पारित कर दे तो 1 साल के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है राज्य के लिए, राज्य विषय सूची पे बना सकती है, राज्य सूची विषय पे बना सकती है। 249 क्या है, राज्यसभा जब विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राज्य सूची विषय पे संसद कानून बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक, अगर मान लो
राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो आर्टिकल 250 के तहत संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 के तहत क्या हो कि दो राज्य या दो से अधिक राज्य आए, कहें कि भैया ऐसा है कि तुम कानून बना दो, तो संसद फिर दो राज्य या दो से अधिक राज्य के अनुरोध करने पे आर्टिकल 252 के तहत क्या बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। किस पे, राज्य सूची विषय पे। और आर्टिकल 253 बहुत पूछा गया है। 253 अंतरराष्ट्रीय जो भी संधि होता है, जो कि पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे किससे भी संबंधित हो, उस संधि के शर्तों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकता है। ये किसमें प्रावधान दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 253 में। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो, 356 लागू हो, तो क्या संसद कानून बना सकती है जब तक राष्ट्रपति शासन है। तो ये 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पे राज्य सूची विषय पे क्या कर सकता है, संसद कानून बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हम लोग वर्बली यहां से लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं विधायिक संबंध की बात होगी, प्रशासनिक संबंध मेंस में लिखने का आएगा, तो हमें वहां उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्री में जो क्वेश्चन बन सकता है, क्या होगा कि सेंटर क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा किसको, स्टेट को। अगर वो दिशा निर्देश नहीं फॉलो करता है तो आर्टिकल आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, अर्थात 356 लागू कर सकता है, जब दिशा निर्देश ना माने। कौन ना माने, स्टेट ना माने, ठीक है। तो आर्टिकल 365 को आधार बना के क्या बना सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है उस स्टेट में जो केंद्र का निर्देश न माने। तो निर्देश किस बात पे होगा भैया, ये सीधे सीधे क्वेश्चन प्री में होगा। तो रेलवे के रख रखाव और सुरक्षा संबंधित निर्देश जो केंद्र दिया हो वो न माने तो 365 को आधार बना के 356 लगा सकता है। एक सैनिक महत्व के पुल या संरचना की सुरक्षा का निर्देश केंद्र दे और प्रशासनिक शक्ति में कभी कहीं प्रशासनिक शक्ति किसका, सेंटर के प्रशासनिक शक्ति में बाधा डालने लगे स्टेट, तब 365 को आधार बना सकता है, ठीक। और ऐसा हो सकता है कि केंद्र और राज्य में आपसी सहमति का आदान प्रदान ना हो, सहमति ना हो, ये इसको सपोर्ट ना करे, तो 365 का आधार बना सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 365 को आधार बनाने का क्या तरीका है। अब आ जाओ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में बात करेंगे, तो ये मेंस का है, लेकिन प्री के क्वेश्चन क्या होगा, तो पूछा जाए कि मनोरंजन कर किसके द्वारा आरोपित किया जाता है और किसके द्वारा संग्रहण किया जाता है और किसके द्वारा रेगुलेशन किया जाता है। हो सकता है टफ क्वेश्चन बनाने के लिए ये हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेंस की जो तैयारी कर चुके हैं उन आंसर दे देंगे, और केवल प्री फोकस होकर जो तैयारी कर रहे रहते हैं, मेंस की नहीं कर रहे रहते हैं, यहाँ पे लैक हो जाता है, उनका नंबर कम होता है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। देखते हो ना कि जो मेंस बार बार लिख रहा है उसका सिलेक्शन ज्यादा चांस होते हैं प्री में होने के, ठीक है। तो मनोरंजन कर राज्य क्या करता है, आरोपण करता है, उसका संग्रहण भी करता है और रेगुलेशन करता है। स्टैंप शुल्क होता है, वो किसके द्वारा आरोपण किया जाता है, केंद्र के द्वारा आरोपण किया जाता है, संग्रहण किसके, राज्य के द्वारा, और रेगुलेशन किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। रेल भाड़े या माल भाड़े का पे कर लगाने का तो कौन कर लगाएगा, केंद्र लगाता है और केंद्र ही उसको वसूलता है, और राज्य क्या करता है, रेगुलेशन करता है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब आ जाओ जीएसटी पे। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ, तो ये 101वां संविधान संशोधन था। लेकिन अगर विधेयक पूछे कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 122वां था, ध्यान रखना प्री के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो बस ये ध्यान रखना कि ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सुधार है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का, और इसका एम क्या है, एक देश एक कर की व्यवस्था। तो जीएसटी क्या करता है, एक देश एक कर व्यवस्था लाता है, ठीक है। और ये भी ऑप्शन दे दे कि जीएसटी क्या कर प्रणाली को सरलीकरण करता है, सिंप्लीफिकेशन करता है, तो हाँ करता है। तो जीएसटी में कितने प्रकार के जीएसटी हैं, ज्यादातर देखने को आता है 2 जीएसटी, सी जीएसटी मतलब जो केंद्र लगाए, और राज्य जीएसटी जिसको राज्य एस जीएसटी बोलते हैं। एक तीसरा प्रकार का आईजीएसटी का नाम आता है, जिसको एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। क्या होता है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई व्यापार करें तो आईजीएसटी लगता है। जैसे हम मान लो कि यूपी में बैठे हैं और गुजरात से कोई सामान मंगा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे को चुकाना क्या होगा, आईजीएसटी चुकाना होगा, न कि हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाना होगा। फिर प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी काउंसिल का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। पहली बात तो आर्टिकल 279
ए के तहत किया गया है जीएसटी काउंसिल का। और पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल क्या संवैधानिक संस्था है कि नहीं, तो हाँ, संविधान में प्रावधान कर दिया गया है संशोधन करके, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 279 ए क्या है, जीएसटी परिषद की बात करता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन बनेगा। तो इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है भारत का, वही अध्यक्ष होता है। और बाकी इसके सदस्य कौन होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष राजस्व विभाग का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री होता है। ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय में 6 डिपार्टमेंट होते हैं और 6 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है राजस्व विभाग, उसका राज्य मंत्री क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक, गलती ना करना क्वेश्चन। अब जीएसटी परिषद के कार्य देखें तो जीएसटी परिषद के कार्य पूछा जा सकता है। तो जीएसटी परिषद का कार्य क्या है कि जीएसटी से संबंधित जो भी प्रमुख निर्णय होता है वो लेता है। दूसरा क्या है, जीएसटी का दर तय करना हो, कितना दर हो, तो वो तय कौन करता है, जीएसटी परिषद करता है। और जैसे पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है जीएसटी से, तो पेट्रोल को बाहर रखा गया है जीएसटी से, शराब को भी बाहर रखा गया है, तो ये कौन निर्णय करता है, जीएसटी परिषद करता है। ठीक है, तो जीएसटी कि कितने स्लैब हैं, जीएसटी के कितने स्लैब हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बहुत जगह होता है कि 0% को भी एक स्लैब मान लिया जाता है, तो 0% का कोई स्लैब नहीं है भाई। भाई 4 ही स्लैब है, 5, 12, 18, 28, कई जगह 5 दिया गया है, तो 5 भी हो सकता है अगर 0 भी दिया तो, लेकिन अगर ऐसे पूछे तो आप 4 ही पे जाना, ठीक है ना। अब आ जाओ जीएसटी का निर्णय कैसे लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन बनेगा। तो ये भारित मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता है, पहली बात। तो केंद्र का कितना उसमें मत भार होता है, तो केंद्र का मत भार 1/3 होता है, अर्थात 33% होता है। और राज्य, पूरे राज्य सामूहिक रूप से 67% मत भार उनको दिया गया है, किनको, राज्यों को। तो जब भी जीएसटी परिषद में निर्णय लेना होता है तो 75% मत भार हो, अगर मत दे दिया जाए किसी विषय वस्तु में या निर्णय में 75% मतभार दे दिया जाए तो वो निर्णय मान्य होगा, अर्थात निर्णय लिया जाएगा 75% मतभार से। यहाँ क्वेश्चन प्री के बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, ठीक है ना। वित्तीय संबंध में, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखना कि अनुदान का जिक्र होता है इसमें, तो पूछा जाता है कि अनुदान कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुदान 3 प्रकार के होते हैं प्री के लिए। अनुदान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो एक प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे चक्रवात आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, उनसे निपटने के लिए एक अनुदान की बात की गई है। जनजाति जो है, एसटी हैं, ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके कल्याण के लिए योजना चलाने के लिए अनुदान की बात कही गई है, 2 हो गया। तीसरा क्या है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनको अनुदान देने की बात कही गई। तो 3 प्रकार के अनुदान की बात कही गई है प्री के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। गाडगिल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो गाडगिल फॉर्मूला क्या है, विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए गाडगिल फॉर्मूला बनाया गया और गाडगिल की सलाह पे बनाया गया। तो क्या है, विशेष राज्य को 10% केंद्रीय सहायता ऋण के रूप में मिलता है और 90% अनुदान के रूप में मिलता है। इसीलिए देख रहे होंगे कि विशेष राज्य की मांग आजकल ज्यादा हो गया है। तो क्वेश्चन है कि विशेष राज्य के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो प्री में पूछा जाता है कि विशेष राज्य के लिए मान्यता देने के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्रफल क्या हो, अधिक हो, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा हो उससे, तब विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं। सामरिक महत्व का हो या सैनिक महत्व का हो वो राज्य, उसको विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं। या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो तो विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ये 4 आधार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, ठीक है। अब देखो, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में एक आता है भारत का वित्त आयोग। भारत के वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 280 में उल्लेख है। कौन से, 280 में। तो इस कौन बनाता है वित्त आयोग को, गठित कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 280 के तहत। तो कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्यीय होता है वित्त आयोग, ठीक ना। अब योग्यताएं क्या है, तो अध्यक्ष की योग्यता नहीं यहाँ निर्धारित किया गया, जो बाकी 4 सदस्य हैं उनकी योग्यता निर्धारित किया गया है। इस पे आईएएस में क्वेश्चन बनता है या बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सबको याद तो नहीं रहता है। हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता हो कोई एक मेंबर को, कोई दूसरे मेंबर का वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ होना चाहिए,
तीसरे में बोला गया तीसरा मेंबर वैसा होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का क्या हो, विशेषज्ञ हो अर्थशास्त्र का। और चौथा मेंबर ऐसा होना चाहिए जो वित्तीय प्रशासन का जानकार हो। तो ये हमारी योग्यता है, तो ये ध्यान रखना, इस पे प्री में क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। अब वित्त आयोग का कार्य क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व बंटवारा होता है वो उस विषय में सुझाव कौन देता है, वित्त आयोग देता है। ठीक है। और केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसके विषय में सलाह कौन देता है, वित्त आयोग देता है। ठीक है। और राष्ट्रपति कोई भी कार्य सौंप दे तो उस कार्य को करने के लिए कौन करता है, वित्त आयोग करता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति भी कोई कार्य सौंप सकता है। एक 73वें संविधान संशोधन में वित्त आयोग कार्य का कार्य यह है कि पंचायत के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने का सुझाव दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वित्त फाइनेंस कमीशन ये भी कर सकता है कि पंचायत के वित्तीय स्रोत को बढ़ाने के लिए, फाइनेंस को बढ़ाने के लिए राज्य के संचित निधि में जो संचित निधि है उसकी वृद्धि करने की सुझाव दे। ठीक है। और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट प्री के लिए कि वित्त आयोग का, फाइनेंस आयोग का कैसी संस्था है, तो वो सलाहकारी है, परामर्शदात्री है, परामर्श दे सकता है या सलाह दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी सलाह को मानना बाध्य है, जहां भी बाध्य आ जाएगा वो काट देना एलिमिनेशन मेथड से। ठीक। अब आ जाते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद की मुद्दा क्या है, ये मेंस में के लिए है तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि भारत के संघवाद के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां लाए। हो सकता है पूछ ले, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के कारण चुनौतियां हो सकता है, दल व्यवस्था के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है, और गठबंधन की राजनीति से भी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है संघवाद में। तो ये 3 याद रखना। ठीक है। अब आ जाओ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में स्किप कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि एलपीजी कब लाया गया था, तो ये 1991 में लाया गया था। ठीक है। इसको नई आर्थिक नीति बोलते हैं। ठीक। एक मोटा मोटा दिमाग में खाका बनाना कभी एलिमिनेशन के लिए कि 1989 में, 1989 से पहले ऐसा स्थिति था कि एक ही दल क्या होता था, प्रभुत्व में होती थी। जैसे कि 89 से पहले कांग्रेस ही क्या करती थी, बार बार सत्ता बनाती थी। लेकिन 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति आई 1989। तो बस ये ध्यान रखना है प्री के लिए। अब आ जाओ सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद एक होता है, एक हरित संघवाद होता है, और एक प्रतिस्पर्धा संघवाद होता है। ठीक है। एक समझो, सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और स्टेट एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, विरोधी के रूप में ना करें। केंद्र क्या करे, केंद्र सरकार प्रांत के हितों को बढ़ावा दे, सहकारी संघवाद में प्रांत के हितों को बढ़ावा दे। प्रांतीय सरकार करे कि जो केंद्र की योजना है, कार्यक्रम है, उसको लागू करने में सहायता करे। इसी बात को सहकारी संघवाद बोला जाता है। सहकारी संघवाद का मतलब कि जब केंद्र और स्टेट क्या करें, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, एक साथ काम करें। ठीक है। तभी आर्थिक विकास या सामाजिक विकास भारत का हो सकता है। अगर कोई राज्य पिछड़ जाए तो पूरी तरह भारत विकास नहीं कर सकता। इसीलिए सभी राज्यों को साथ में लेके चलना है। इस अवधारणा को सहकारी संघवाद बोलते हैं। अब हरित संघवाद क्या होता है, तो जैसे सहकारी संघवाद में एक साथ चलना है, वैसे ही हरित में पर्यावरण के मामले में एक साथ या एक दूसरे को पूरक बन के चलना होगा। प्रतिस्पर्धा संघवाद में क्या है कि प्रतिस्पर्धा तो करें, सेंटर और स्टेट के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, स्टेट और स्टेट के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, और डिस्ट्रिक्ट के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा कैसा हो, पॉजिटिव हो, वो उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसा नीति आयोग जिला के लिए कर रहा है 111। ठीक है। इस तरह प्रतिस्पर्धा, तो समझ गए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस पे कंसेप्ट आएगा, आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट पे का क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में अगर विवाद होता है, तो राज्य के बीच में अगर स्टेट और स्टेट का विवाद होता है या सेंटर और स्टेट के बीच में विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करता है। तो ध्यान रखना, 2 लोग हैं। एक न्यायपालिका है जो आर्टिकल 131 के तहत, जिसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये विवाद को क्या करता है, निपटारा करता है, न्यायपालिका। और दूसरा क्या है कि सहकारी संघवाद बनाया गया है, सहकारी संघवाद। और सहकारी संघवाद संस्थाएं
इन विवादों का क्या करती है, निपटारा करती है। तो दो तरीके से। तो अब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सहकारी संघवाद संस्थाएं कौन है, जो सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन क्वेश्चन उठते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद कैसा है, संवैधानिक परिषद है कि असंवैधानिक है या विधिक है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद की बात कहा गया है संविधान में, तो ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है, किसका, अंतरराज्यीय परिषद का। दूसरी बात है कि सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1990 में किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसके सदस्य कौन होते हैं, तो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि संघवाद को बढ़ावा देना और केंद्र और राज्य में सहयोग बढ़ाना और राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं उसको कम करना, ठीक है। अब नीति आयोग आ जाते हैं, ये भी संघवाद संस्था या संघवाद को बढ़ाने में काम करता है या संघवाद संस्था के रूप में जाना जाता है। तो नीति आयोग को का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था और योजना आयोग के जगह पे हुआ था। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और शासकीय परिषद होता है, शासकीय परिषद में पूछा जा सकता है कि कौन सदस्य होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो यूटी या संघ शासित प्रदेश है उसके प्रशासक होते हैं। ये दो लोग होते हैं शासकीय परिषद में, और शासकीय परिषद की बात किसमें किया गया है, नीति आयोग में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सांगठनिक सदस्य में देखें तो एक उपाध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अल्पकालिक सदस्य होते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री होता है, 1 सीईओ होता है। ये इसका संगठन, इतने लोग मिलके संगठन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब नीति आयोग से हम लोग पढ़ लिए नीति आयोग, अब क्षेत्रीय परिषद पूछा जाता है। पहली बात पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद क्या संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अधिनियम द्वारा, संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद बनाया था, 5। तो 5 कौन कौन था, तो ध्यान रखना, पूर्वी था, पश्चिमी था, ठीक है, उत्तरी था और दक्षिणी था, 4 हो गया, और एक मध्य क्षेत्र था। और 1956 में 5 बनाए गए थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो जोनल काउंसिल है वो 1971 में बना था। कब, 1971 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब पूछा जाए कि क्षेत्रीय परिषद का, जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होम मिनिस्टर होता है या गृह मंत्री होता है, ठीक, ये हो गया। तो क्षेत्रीय परिषद का कार्य क्या है कि जो क्षेत्र या सीमा विवाद हो तो उसको कम करना, ठीक है, भाषावाद को कम करना, क्षेत्रवाद को कम करना, ये इसका कार्य है। अब आ जाते हैं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद की बात कर रहे हैं। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद परिषद का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, 262 के तहत। ध्यान रखना कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद की बात नहीं कहा गया, परिषद नहीं बनाने की बात कहा गया। 262 में क्या कहा गया है, ये ध्यान से जान लो। 262 में बोला गया है कि राज्यों के बीच में अगर नदी जल विवाद होता है तो उसको समाधान करने के लिए एक जल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो जल प्राधिकरण का गठन संविधान में है, अंतरराज्यीय नदी जल परिषद का नहीं है, ठीक है। जल प्राधिकरण गठन का है, कौन सा आर्टिकल, 262 के। अच्छा, ध्यान रखना कि जल प्राधिकरण का गठन 262 में उल्लेख है। और ऐसा है कि जल प्राधिकरण जो निर्णय सुनाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो निर्णय सुनाएगी उस निर्णय को बाध्य कौन कर सकता है, वो संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो संसद क्या करेगी कि संसद अधिसूचित कर देगी उसके निर्णय को, किसके, जल प्राधिकरण के निर्णय को अगर संसद क्या कर दे, अधिसूचित कर दे, तो फिर वो बाध्य प्रकृति की हो जाएगी। जिस राज्यों में नदी जल को लेकर विवाद है उनको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो निर्णय सुनाए जल प्राधिकरण, उस निर्णय को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर सकती है, अर्थात न्यायालय पुनरावलोकन नहीं कर सकती जल प्राधिकरण के निर्णय को। कब, जब संसद ऐसा कर दे, कानून बना दे, तब कर सकती है। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1956 में संसद ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 में पारित किया गया, ठीक है ना।
इस प्राधिकरण में, इसके तहत प्राधिकरण बनाया गया, जो उस प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे, और तीनों सदस्य सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड रिटायर्ड क्या होंगे, जज होंगे। ठीक है, और ये बात हमने बता ही दिया कि भारत सरकार प्राधिकरण के निर्णय को अधिसूचित कर देती है सॉरी, तो अधिसूचित कर देती है, तो पक्षों पे, सभी पक्षों पे क्या होगा, बाध्यकारी होगा। इसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, आलोचना मेंस के लिए है, प्री में कोई यहां से पॉइंट नहीं निकलेगा। समाधान भी मेंस के लिए है, प्री के लिए कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। स्थानीय स्तर पे वित्त और शक्ति का हस्तांतरण की बात करें तो देखो, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो कई बार पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब कि शासन का संचालन में जनता भागीदार हो जाए, तो वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ठीक है, तो स्थानीय शासन के कितने रूप हैं भारत में, तो 2 रूप हैं, एक पंचायत, ठीक है, और एक नगर पालिका। पंचायत कौन से अमेंडमेंट से आया, संविधान संशोधन 73वें, और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन। और इन्हीं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कब हुआ था, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब त्रिस्तरीय संघवाद या नव संघवाद किसको बोलते हैं, तो त्रिस्तरीय संघवाद या नव संघवाद कब आया, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू आया। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। अब देखो कि 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट अवधारणा दिया था। ठीक है, और दूसरी बात कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी में पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्व में, उसमें पंचायत की बात की गई है। ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए कब बलवंत राय मेहता का गठन किया गया था समिति का, तो 1957 में बलवंत राय या बी आर मेहता का क्या किया गया था, समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। और पहली बार मेहता की सिफारिश के आधार पे 2 अक्टूबर, प्री में पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 1999 में नागौर में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किया गया था। तो नागौर है कहाँ, राजस्थान में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, तो 1952 में पारित किया गया। कब, 1952। और इसमें क्या, संविधान में जब पारित किया गया तो संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो 9वां जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो अनुसूची 11वां जोड़ा गया। कितने विषय आते हैं पंचायती राज में, पंचायती राज में 29 विषय आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने विषय आते हैं, 29। अब 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो इसमें प्रमुख प्रावधान में जो इंपॉर्टेंट प्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बता रहे हैं। क्या है कि 3 स्तर पे होना चाहिए, 3 स्तर पे बताया है कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो देखो, अगर किसी जिला का जनसंख्या क्या हो जाए, 20 लाख से कम हो, तो 20 लाख से कम हो तो वहां पे मध्यवर्ती जो ब्लॉक स्तर का है वो ब्लॉक स्तर नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे देखा जाएगा और जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे नहीं लागू होगा। कब, जब 20 लाख से कम जनसंख्या हो तब। पहला प्री का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ठीक, अब दूसरा है कि पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन जो अपवाद है यहीं से क्वेश्चन आएगा कि उनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो जिला स्तर पे अध्यक्ष का चुनाव हो, ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष का चुनाव हो और ग्राम स्तर का अध्यक्ष पे चुनाव हो, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो जिला स्तर पे अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो जो सदस्य गण होते हैं, चुने जाते हैं पंचायत पे, वो आपस में निर्वाचित करते हैं जिला स्तर के अध्यक्ष। ब्लॉक स्तर में सेम जैसे जिला स्तर पे होता है वैसे, लेकिन ग्राम स्तर का अध्यक्ष का ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल प्रक्रिया तय करती है। जैसा विधान मंडल या विधानसभा तय करेगी वैसा ग्राम स्तर का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक है ना। अच्छा, पंचायत में चुनाव लड़ने की आयु कितना है, 21 वर्ष है, जबकि हमने लोकसभा में कितना बताया, 25, राज्यसभा में कितना बताया, 30, और प्रेसिडेंट या गवर्नर का कितना बताया, 35 बताया, लेकिन पंचायत में कितना है, 21 है। और वोट देने का एज कितना है, 18 है। ठीक है ना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है प्री में ये होता है कि जैसे पंचायत का 5 साल कार्यकाल होता है, चुनाव हुआ और पंचायत गठित हो गया, तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा भैया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 3 साल में क्या हो जा रहा है, वो पंचायत क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। 3 साल में क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है।
तो फिर 6 महीने के अंदर ये प्रावधान दिया गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो जो नव निर्वाचित पंचायत होगा वो कितने दिन का कार्य करेगा, 5 साल का कार्य करेगा कि बच्चा होगा। तो ध्यान रखना 5 साल का कार्यकाल नहीं होगा। जैसे 5 साल में 3 साल के बाद विघटित हो गया तो 2 साल बचा, तो ये सिर्फ 2 साल के लिए ही कार्य करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ पंचायत में आरक्षण। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 243D में दिया गया है। ठीक, महिलाओं के लिए मिनिमम पंचायत में आरक्षण कितना है, तो 1/3 है। बाकी के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में है, बाकी के लिए जनसंख्या के अनुपात में है कि जैसा जितना जनसंख्या होगा उस अनुपात पे आरक्षण दिया जाएगा। और उन किसको किसको दिया जाएगा, तो देखो SC और ST का तो बोला गया है, लेकिन ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य विधानमंडल तय करेगी ओबीसी की, अगर रिक्वायरमेंट है तो तय करेगी, लेकिन महिला का निर्धारित है 1/3 रहेगा। कुछ राज्यों मतलब एक से ज्यादा राज्य है जिसमें 50% आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को, ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाते हैं कि 243I आर्टिकल कौन से किससे रिलेटेड है, तो ये राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान होता है कौन से में, 243I में। ठीक है, और कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो गवर्नर करता है। कौन करता है, गवर्नर करता है। तो जैसे वित्त आयोग का काम होता है सेंटर में, वैसे ही राज्य का होगा, लेकिन बंटवारा ऐसा होगा कि पंचायत का राजस्व का बंटवारा किसके किसके बीच में होगा, पंचायत में और राज्य सरकार के बीच में राजस्व का बंटवारा कौन निर्धारित करेगा, सलाह कौन देगा, ये राज्य वित्त आयोग देगा। ध्यान रखना, सलाह देता है। ठीक है, अब 243 के वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, 243 के तहत है। ठीक है ना, और ध्यान रखना कि ये इसको जो निर्वाचन आयोग है उसको हटाया कैसे जाएगा, जैसे हाईकोर्ट का जज हटाया जाता है उसी तरह से इसको हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाओ शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के पे जो प्री के क्वेश्चन बनेंगे, तो एक तो 74वां संविधान संशोधन प्री में क्वेश्चन ये बनेगा कि नगर पंचायत कितनी जनसंख्या पे गठित होती है, तो 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पे नगर पंचायत गठित होती है। नगर परिषद कितने जनसंख्या पे, तो 20,000 से लेकर 3 लाख की जनसंख्या पे नगर परिषद गठित होती है। नगर निगम कब, 3 लाख से अधिक अगर जनसंख्या हो तो नगर निगम गठित होती है। ध्यान रखना प्री के लिए। ठीक है, और इसमें कितने विषय शामिल है, 18 विषय शामिल है, जबकि पंचायत में कितना बताया था, 29 बताया था। ध्यान रखना। अब आ जाओ शक्ति का हस्तांतरण। तो शक्ति का हस्तांतरण 3 तरीके से होता है, राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण और वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण। कहां से, तो देखो लोकल स्तर पे या लोकल बॉडीज जो होते हैं, PRI होता है, या जो स्थानीय स्तर पे सरकार होती है, उनके बीच में शक्ति का हस्तांतरण कितने प्रकार का पाया जाता है, तो 3 प्रकार के, राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। ध्यान रखना प्री के लिए। राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, ये इसमें कोई प्री के लिए क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मेंस के लिए है। प्रशासनिक शक्ति में भी वही है मेंस का। ठीक, और वित्तीय शक्ति के विकेंद्रीकरण में हस्तांतरण में कुछ इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। एक तो इंपॉर्टेंट है कि 243ZD ये संविधान के द्वारा जिला नियोजन समिति की बात की जाती है, तो संवैधानिक है। जिला नियोजन समिति कैसा है, संवैधानिक है। और कौन से आर्टिकल, 243ZD और 243ZE में महानगर नियोजन समिति का प्रावधान है। ये भी महानगर नियोजन समिति भी संवैधानिक समिति है। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, ये ध्यान रखना। चुनौतियां और हस्तांतरण के बारे में जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 324 में बोला गया। तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है, तो हो सकता है ये 324 में ही बोला गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 324 के तहत भारत का निर्वाचन एक सदस्यीय हो सकता है या बहुसदस्यीय हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक सदस्यीय भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। वर्तमान समय में 3 सदस्यीय है। एक CEC है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, और दो क्या है, EC है, अर्थात EC मतलब इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है। ठीक है ना, ये 3 है। तो बात यह है कि संविधान में क्या निर्वाचन आयोग का योग्यता निर्धारित है, जी नहीं निर्धारित है। ठीक है, निर्वाचन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है निर्वाचन आयोग का।
और वेतन, वेतन कितने किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। ठीक। और किस पे भारित होता है? संचित निधि पे। और संचित निधि पे भारित होने का मतलब क्या है कि जिसे उनका कार्यकाल जितने साल का है उस कार्यकाल में उनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। सिंपल सा समझो ये। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का या आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो जाए। इनकी पदमुक्ति कैसा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, देखो ध्यान रखना, जो सीईसी है, सीईसी, यहाँ भेदभाव देखने को मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज हटाए जाते हैं उस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, लेकिन जो और ईसी हैं दो, उनको हटाने के लिए क्या होगा कि अगर सीईसी सिफारिश कर दे तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा? उनको पदमुक्त कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। निर्वाचन आयुक्त के कार्य एवं शक्तियां, तो कार्य के बारे में पूछा जाता है। तो निर्वाचन आयुक्त का अगर देखें, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना। मतदाता सूची होता है, उसको समय समय पे क्या करना? रिन्यूअल करना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह बांटना किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का काम होता है। और कोई राष्ट्रीय दल है या राज्य का स्तरीय दल है, या राज्य स्तर का दल है या राष्ट्र स्तर का दल है, वो दर्जा कौन देता है? ईसी देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है। अगर राजनीतिक दल में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन कराएगा? ईसी कराएगा। ठीक है। और जो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कराता है वो कौन कराता है? परिसीमन आयोग की सहायता से कौन कराता है? ईसी कराता है। ठीक है। ध्यान रखना कि संसद या विधायक हो या एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनकी निर्योग्यता का जांच कौन करता है? ईसी करता है। और ईसी जांच करके किसको देगा? अगर एमपी है तो प्रेसिडेंट को देगा, एमएलए है तो गवर्नर को देगा। और क्या देगा? जांच करने के बाद सिफारिश करेगा कि ये निर्योग हैं, इनकी सदस्यता या चुनाव लड़ने की बात कैंसिल कर दी जाए। तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर कर सकते हैं। लेकिन जो सिफारिश करेगा इसी का, वो बाध्यकारी होगा प्रेसिडेंट पे कि गैर बाध्यकारी होगा। तो ध्यान रखना, जो ईसी देगा ना निर्योग्यता के बारे में, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी होता है, गवर्नर के ऊपर बाध्यकारी होता है। इंपॉर्टेंट प्ले के लिए। ठीक है। अब आचार संहिता क्या होता है? तो आदर्श आचार संहिता या चुनाव आचार संहिता में क्या होता है? ये बोला जाता है कि कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करे। चुनाव में जो सरकार है, मंत्री, वो लोक लुभावन घोषणा ना करें, इसके लिए मनाही है। ठीक है। जाति और धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई राजनीतिक दल चुनाव न लड़े, इसके लिए मनाही है। धन बल, बाहुबल का प्रयोग न करें, ये आचार संहिता में मनाही है। 50,000 से ज्यादा कैश लेके ना चले, ये मनाही है। एग्जिट पोल पे प्रकाशन पे प्रतिबंध कौन किया है? चुनाव आचार संहिता ने। ठीक है। तो ये चुनाव आचार संहिता से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे आल्दो रेयर होते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार संहिता के उल्लंघन पे ईसी क्या कर सकता है? तो ईसी क्या कर सकता है कि चेतावनी दे सकता है। पहला, चेतावनी दे सकता है। चुनाव प्रचार क्या कर सकता है? रोक सकता है। चुनाव प्रचार उनका रोक सकता है जो उल्लंघन किए हैं। और तीसरा क्या कर सकता है? नहीं माने तो उम्मीदवारी क्या कर देगा? रद्द कर देगा उम्मीदवारी। तो 3 बातें कर सकता है आचार संहिता के उल्लंघन पे। ठीक है। अब चुनाव आयोग की कमियां, ये सब मेंस की बातें हैं। तो ये हम लोग देख लिए जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि अच्छा वीडियो बनाए, या हम भी इनर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्वेश्चन आंसर सेशन ये। ठीक, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।